So in the last lecture, we studied about the different types of sexual reproduction, and now we are studying about the formation of gametes. Right? We have studied the structure of male gamete. That is the structure of anther. Gamete name म्हणताना we can see it as a gamete. It is a structure in which gametes are formed. So we have studied the structure of anther, the anatomical structure of anther. Right now, in today's topic, we will study how the male gametes are formed. Okay, inside the anther. Now, the gamete forming cells. Here, the male gamete forming cells are called as microspore mother cells. Okay. Now, the four lobes of anther. See here, the four lobes of anther. They are carrying the spore mother cells, right? So how these spore mother cells form male gametes, this is what we have to study now. समझ में आ रहा है क्या देखना है? Yes, ma'am. Now पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं आगे जाके मेल गैमेट्स को, right? So that is why we say that the pollen grains are the beginning of male gametophyte. ठीक है? Why we call as pollen grains to be the beginning of male gametes? Because the formation of male gamete starts from the pollen grain or starts within the pollen grain, inside the pollen grain. That is why we call it as a beginning of the male gametophyte. ठीक है? Now this pollen grain, first of all, it shows two mitotic divisions. After one mitotic division, two cells are formed, right? So right clear? Yes. See the pollen Yes, grain. This is the pollen grain. This pollen grain undergoes two cycles of mitosis. Okay. Now in the first mitotic cycle, two cells are formed. See this diagram. One is a bigger cell and the other is a smaller one. ma'am. ठीक है? जो bigger cell होती है that is called as vegetative cell. एंड जो स्मॉलर सेल होती है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल. ठीक है? Okay. नाउ वेजिटेटिव सेल का जो फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स और इट इज फिल्ड विथ न्यूट्रिशन. ओके, अभी ये न्यूट्रिशन किसके लिए होगा? जो सेकेंड Ma'am. माइटोसिस का डिवीजन होगा दैट विल बी डन बाय द जनरेटिव सेल ओनली. पहला डिवीजन होता है तो दो सेल्स फॉर्म होते हैं. 1 minute I'll show. जब फर्स्ट डिवीजन होगा तो यहाँ पर दो सेल्स फॉर्म होंगे. वन विल बी द वेजिटेटिव सेल विच appears to be bigger and the other is generative cell जो स्मॉलर साइज की होती है. वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड करती है फूड एंड नरिशमेंट टू द जनरेटिव सेल. नाउ जो सेकेंड साइकिल होगा माइटोसिस का दैट विल बी शोन बाय ओनली द जनरेटिव सेल. ओनली जनरेटिव सेल जो होती है वो सेकेंड डिवीजन करती है, वेजिटेटिव सेल नहीं करती है. नाउ ये जो जनरेटिव सेल होती है इट लाइज इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. समझ में आ रहा है? ये दोनों सेल्स अलग अलग नहीं होती है, दे लाई विद इन ईच अदर. Same. यानी हाँ, जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्विम करती है जनरेटिव सेल. ठीक है? Okay. नाउ द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन विल बी शोन ओनली बाय द जनरेटिव सेल. यहाँ पर हमको दो मेल गैमेट्स मिलते हैं इन दिस वे. समझ में आ रहा है? So in Yes, this ma'am. way male gametes are formed inside the pollen grain. Now male gametes कब form होते हैं? When
the pollen grain is transferred to the stigma of the flower. At that time pollen tube फॉर्म होती है, उस वक्त ये डिवीजन होता है. या दूसरा पॉसिबिलिटी होती है इनसाइड द पोलन ग्रेन, जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है. ये दो पॉसिबिलिटीज होती है. समझ में आ रहा है? मैम फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या दी? फर्स्ट पॉसिबिलिटी असते at the time when there is no pollen tube is formed, मतलब only inside the pollen grain, जैसे ई डायग्राम में दिखाया है. दूसरी पॉसिबिलिटी होती है ये डिवीजन होने के बाद पोलन ट्यूब होगी एंड फॉर्म होगी एंड देन ये यहाँ पर पास होके जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के बाद कौन सा पार्ट आता है? स्टाइल, ओवरी का, राइट, सॉरी कार्पेल का. ओवरी जो स्टाइल होगा वो होगा एंड उसके ऊपर स्टिग्मा होता है. तो ये जो पोलन ट्यूब होती है वो कहाँ पर रन करती है? इनसाइड द स्टाइल. ठीक है. दूसरा पॉसिबिलिटी होता है कि पहले पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है, उसके बाद ये जो सेकेंड माइटोसिस का डिवीजन होता है वो होता है. ठीक है, क्लियर है? यस मैम. एंड जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज आफ्टरवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज ट्यूब न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, बाद में उसी को हम ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. दिस इज हाउ मेल गैमेट्स आर फॉर्म. इसका मतलब क्या है? ईच एंड एवरी पोलन ग्रेन विल फॉर्म 2 मेल गैमेट्स. ठीक है? यस. I'll read it. अगर कुछ रह जाता है तो एक्सप्लेन कर दूँ. Pollen grain marks the beginning of male gametophyte. It undergoes first mitotic division to produce a bigger naked vegetative cell. Bigger होती है, दिखाई देती है, properly दिखाई देती है. That is why it is naked vegetative cell and a smaller thin-walled generative cell. The generative cell is rich in food and having irregular shaped nucleus. So the nucleus जो आगे जाके ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा that is irregular in shape. Generally हमने क्या देखा है? The shape of the nucleus is oval or rounded, circular होता है. But in vegetative cell the nucleus is irregular shape. The generative cell floats inside the cytoplasm of the vegetative cell. So first mitosis का division होने के बाद जब ये दो cells form होते हैं at that time the smaller cell, that is the generative cell, it lies inside the vegetative cell. They are not separate from each other. समझ में आ रहा है? The generative cell will float inside the vegetative cell. Now the second mitotic division is concerned with the generative cell only. So दूसरा जो division होता है वो सिर्फ generative cell में होता है, vegetative cell में नहीं होता है. ये ध्यान में रखना है. It gives rise to 2 non-motile male gametophytes. So the male gametes are always non-motile. तो basically male gametes कौन सा cell form करेगी? Generative cell is responsible for the formation of 2 male gametes. The mitotic division of generative cell takes place either in the pollen grain or in the pollen tube. So sometimes the pollen tube is formed first. At that time the second division जो होगा mitosis का that will happen inside the pollen tube. और second possibility होती है दोनों भी divisions होते हैं inside the pollen grain only and afterwards the pollen tube is formed at the dispore. What is this pore called as? क्या बोलते हैं हम इसको? germ pore. ठीक है, which is the thinnest part of the exine. Exine हमने देखा ना, it is made up of non-biodegradable substance. But this is the part where the exine is very thin and that is why at these parts only the pollen tube can be formed. Okay, यहाँ तक clear है how the formation of male gamete happens? Yes ma'am. Clear है यहाँ तक? पक्का? Yes ma'am. So the pollen grains are shed from the anther at this 2-celled stage in most of the angiosperms. So जब pollination होता है तो at that time the pollen grains always are 2-celled structures in this way. Vegetative cell and generative cell. इस तरीके का 2 cell structure होता है.
पोलन ग्रेन का जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, एंड व्हेन दीज पोलन ग्रेन्स दे रीच द स्टिग्मा, एट दैट टाइम पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगा, देन जर्मिनेशन का आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, या फर्टिलाइजेशन का आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। सो मैम वो कवरिंग को क्या बोलते हैं बाहर के ब्लैक इट कलर इज का जो है? एक्साइन, दिस इज एक्साइन, एंड अंदर का जो होता है इट इज इंटाइन। ओके। नाउ अभी जो भी हमने देखा दैट वाज रिलेटेड टू मेल गैमेट फॉर्मेशन वगैरह, और द स्ट्रक्चर which contains or which are responsible for the formation of male gamete. इसके आगे का जो पार्ट है it is related to the female whorl of the flower. ठीक है? So the female reproductive whorl कौन सा है हमको पता है, gynoecium is the female reproductive whorl of the flower. इसी को हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है? एंड यस। वर्ल यानी वर्ल का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे पिस्टल्स एक साथ आके जो भी वर्ल बनेगा, जो भी ये बनेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी अ, यानी बंच बनेगा, दैट विल बी अ गाइनोशियम। उसका जो इंडिविजुअल मेंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्पेल। एंड कार्पेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे हमने मेल गैमेट के देखे थे, गैमेटोफाइट के देखे थे, कौन से देखे थे? स्टामेन के 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे ना, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। उसी तरीके से कार्पेल जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे बॉटम में जो होगा दैट इज ओवरी, उसके बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड उसके ऊपर जो स्टिकी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये सब ओके। हमने 10th में सीखा है, राइट? याद आ रहा है यस। या नहीं आ रहा है? यस, थोड़ा थोड़ा आ रहा है मैम। So the individual member is called as carpel. कार्पेल को ही हम मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। एंड जो स्टामेन होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। मेगा यानी बड़ा होता है, एग का साइज हमेशा बड़ा होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। एंड जो उसका मेल काउंटर पार्ट है इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है? नाउ द यस मैम। फ्लावर इन विच सम फ्लावर्स, ये जो कार्पेल्स होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, देन सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज, और ऐसा जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस फ्लावर। एक मिनट। सी आपको कार्पेल का स्ट्रक्चर पक्का याद आ रहा है कैसा होता है? मैम नहीं ऊपर आ रहा है स्टिकी, क्या? थोड़ा थोड़ा याद है मैम, मतलब थोड़ा नाम थोड़ा नाम याद नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर तो याद है। थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर याद है। यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, नीचे बड़ा सा ओवरी होता है, राइट? ठीक है? तो दिस इज द स्टिग्मा। ये जो पार्ट होता है ये स्टिकी होता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन एक्चुअली आके स्टिक हो जाता है, राइट? नाउ एपोकार्पस फ्लावर का मीनिंग क्या है? ये जो कार्पेल्स है दीज आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज आई हैव ड्रॉन हियर अ सिंगल कार्पेल, राइट? बट a gynoecium, which is a bunch of carpels, it contains more carpels. If they look free from each other, then such a flower is called as apocarpus flower. And अगर ये जो स्टाइल है ये सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, then we call it as a syncarpus flower. समझ में आ रहा है एपोकार्पस यस। एंड सिनकार्पस का मीनिंग? यस मैम। एपोकार्पस यानी these carpels are separate from each other, उसको हम अलग अलग देख पाते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स होते हैं, राइट?
अलग अलग हम्म दिखाई देते हैं उस तरीके से। बट इन सिनकार्पस फ्लावर्स ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक जैसे ही दिखता है, बट दैट बंच एक्चुअली कंटेन्स मोर कार्पल्स, दिखाई देगा वन सिंगल ट्यूब की तरीके से। दिस इज और सच a flower is called as syncarpus flower. Okay. यस मैम। A syncarpus flower is the one that has many carpels, but these are fused with each other. For example, brinjal में ऐसे होता है। A typical carpel has three parts: ovary, style, and stigma. The number of ovules in the ovary varies. तो ओव्यूल सिंगल ही होगा, हर एक कार्पेल का ओवरी जो होता है वो सिंगल होता है, बट इनसाइड दैट ओवरी देयर आर मेनी ओव्यूल्स। पता है ना, ये बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं एक सिंगल ओवरी में। फॉर एग्जाम्पल पैरी वीट मैंगो, या लेडी फिंगर देखा होगा ना। यस मैम। हाँ, उसको अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने दाने दिखाई देते हैं। यस। सो बहुत सारे ओव्यूल्स एक इसमें होते हैं, क्योंकि हमको ये पता है जो ओवरी होती है आगे जाके ओवरी से ही फ्रूट बनता है। सो अगर जिस फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं उसका मतलब क्या है, दोज आर रिप्रेजेंटिंग द ओव्यूल्स। मैंगो जो होता है, मैंगो में ओनली वन सीड होता है, इसका ये मतलब क्या है, मैंगो में ओनली वन ओव्यूल होगा, सिंगल ओवरी वन है होगा। एंड उसके अंदर ओनली वन ओव्यूल है। दैट ओव्यूल विल प्रोड्यूस द, आगे जाके वही एम्ब्रियो बनाती है जो कि सीड के अंदर होता है। सो जिनमें बहुत ज्यादा सीड्स है इसका मतलब है मल्टी ओवल। ओव्यूलरी स्ट्रक्चर्स है वो, राइट। या यस। टोमेटोज वगैरह होते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी ये एनाट्रोपस का मीनिंग आगे जाके समझ में आएगा। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे है ये हमको यहाँ पर सीखना है बेसिकली। नाउ ओव्यूल हमको पता है वो कहाँ पर डेवलप होता है, इनसाइड द ओवरी, राइट। So the ovule यस। is developed inside the ovary and it is attached to the placenta by a small stalk which is called as funicle. अगर आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया लेडी फिंगर का, तो ये जो भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो कहाँ एक छोटे से स्टॉक से अटैच होते हैं, राइट ना। सो वो जो स्टॉक होता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, बाय विच इट इज अटैच्ड टू द पार्ट ऑफ द फ्रूट। वो जो पार्ट होता है स्पेसिफिक पार्ट, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैम एक बार बता दो ना फिर से। फिर से बताती हूँ। हाँ। अगर हम किसी फ्रूट को ओपन करते हैं तो उसका सीड जो होता है वो हमेशा एक छोटे से स्टॉक से अटैच होता हाँ है हाँ, उस यस फ्रूट को, यस। राइट। सो वो जो स्टॉक होता है वो ऑब्वियसली जो ओव्यूल है उसी का स्टॉक होता है। उस स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ये कहाँ पर होगा, इनसाइड द फ्रूट, ठीक है। सो द यस। स्टॉक बाय विच द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्रूट, इट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। एंड जो पार्ट होता है जॉइनिंग का फ्रूट से फ्यूनिकल का, दिस इज कॉल्ड एज प्लासेंटा। आ रहा है समझ में? यस ये मैम। जो पार्ट है जहां पर ये अटैच है इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, एंड प्लेसेंटा। दिस इज द फ्यूनिकल। अगर यहाँ का पार्ट हम बोलेंगे तो दिस इज नॉट प्लासेंटा, दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्रूट, बट ये जो ओके। अटैचमेंट का पार्ट है दैट इज ओनली कॉल्ड एज प्लासेंटा। प्लेसेंटा। सिमिलरली इसी तरीके का फॉर्मेशन फीमेल के यूट्रस में भी होता है ना, जब फीटस इनसाइड द यूट्रस होता है तो प्लासेंटा से अटैच होता है मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड को, राइट। हाँ। सो सेम स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके का है, बट इस जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसी को यहाँ पर हम फ्यूनिकल बोल रहे प्यूरी। हैं। एंड प्लासेंटा इज द सेम। ह्यूमन बॉडी में हम इस पार्ट को प्लासेंटा ही बोलते हैं, प्लांट्स में भी इसी पार्ट को प्लासेंटा ही बोलते हैं। क्लियर है? यस मैम। मीनिंग सेम है यहाँ पर। So the ovule is attached by a small stalk which is called as funicle, and the part by which it is attached it is called as the placenta.
The place of attachment of funiculus with the main body of ovule is called as hilum. See, जैसे ये पार्ट प्लासेंटा है, उसी तरीके से जो ओव्यूल के बॉडी को फ्यूनिकल का पार्ट अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं हाइलम. जैसे ये प्लासेंटा है, उसी तरीके से फ्यूनिकल का अदर एंड जो होता है विच इज अटैच टू द ओव्यूल, इट इज कॉल्ड एज हाइलम. क्लियर है? मतलब Yes, ma'am. फ्यूनिकल के जो दो एंड्स है, एक एंड अटैचमेंट का है प्लासेंटा, दूसरा एंड which is attached towards the ovule, it is called as hilum. समझ में आ गया? Yes, ma'am. I do. In angiosperms, the most common type of ovule is anatropous. अभी anatropous का मीनिंग क्या होता है? ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल होता है, इट फेसेस द प्लासेंटा. इस तरीके का जो ओव्यूल होता है उसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. Okay. समटाइम्स ये जो पार्ट होता है ये अपर पार्ट में होता है, देन दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज नॉट एन एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल का मीनिंग है माइक्रोपाइल इज फेसिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द प्लासेंटा. Placenta. ठीक है, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल. So the anatropous ovule का meaning है in which the micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funicle. As it is facing downwards, ये जो part होता है it lies towards or near the funicle. That is why it is called as anatropous ovule. क्लियर है anatropous ovule का मीनिंग? सो अब Yes, तक ma'am. हमने तीन पार्ट्स डिफरेंट देखे. एक था this is the stalk by which the ovule is attached to the placenta, Placenta. which is called as funicle. ठीक है? Yes. The other end of funicle which is directly attached to the ovule is called as hilum. 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 ठीक है? And this is the micropyle. So if the micropyle is facing downwards and towards this funicle, then this ovule is called as anatropous ovule. Anatropous. Okay. The ovule consists of central parenchyma tissue which is called as nucellus. अभी ये जो ovule है, this is the proper ovule. So ovule का जो central part होता है, ये this is made up of parenchyma cells. ठीक है, दिस इज द पैरेन्काइमा सेल्स है, मतलब ये जो दोनों भी, ये जो सारा पार्ट है ना, सेंट्रल वाला, सेंटर वाला पार्ट, ये सारा का सारा इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. दिस इज द न्यूसेलस. Okay. ठीक है, ये जो है ना, ये सेंट्रल पार्ट, दिस इज मेड अप ऑफ, ये मतलब सी जब भी डिविजन्स होंगे ना, तब ये एम्ब्रियो सैक फॉर्म होती है. उससे पहले एम्ब्रियो सैक नहीं होती है. यहाँ पर ये सारा का सारा पार्ट जो है इट इज न्यूसेलस मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. ठीक है, नाउ ये जो न्यूसेलस है इट इज प्रोटेक्टेड बाय दीज टू कवरिंग्स which are called as integments. This is outer integument and this is inner integument. For Okay. example, मूंगफली खाई होगी ना, फोड़ के, जब हम उसको फोड़ते हैं ना, तो ऊपर का जो हार्ड कवरिंग होता है दैट Yes. इज आउटर इंटेगमेंट. ठीक है, एंड उसके बाद अंदर क्या मिलेगा हमको? मूंगफली का जो दाना होता है वो मिलेगा. उसके ऊपर भी एक पिंकिश कलर का कोटिंग Covering. होता है जो Yes. कि थिन होता है, दैट इज इनर इंटेगमेंट. समझ में आ रहा है? Okay. सो यही Yes, जो ma'am. इंटेगमेंट होते हैं वो आगे जाके सीड कोट फॉर्म करते हैं. ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. सो न्यूसेलस क्या है? इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल. इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू और पैरेन्काइमा सेल्स. दिस न्यूसेलस हैज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. दो लेयर्स होते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग के. आउटर इज आउटर इंटेगमेंट एंड द इनर वन इज इनर Inner इंटेगमेंट. integument. ठीक है, नाउ माइक्रोपाइल के अपोजिट का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज चैलाजा. इसको हम बोलते हैं चैलाजा. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am.
So the central part is nucellus. This nucellus is surrounded by two protective coverings which are called as integments. दो होंगे तो जो inner होगा उसको हम बोलेंगे inner integument, जो outer होगा that will be the outer integument. outer integument. Now a narrow opening at the apex of the ovule is called as micropyle. So ये छोटा सा यहाँ पर opening like structure दिख रहा है ना, मतलब Yes. ये जो इंटेगमेंट्स होते हैं दे आर नॉट फ्यूज्ड, यहाँ पर फ्यूज नहीं है, ये ओपन पार्ट है. सो ये जो ओपन पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. एंड यहाँ का जो पार्ट होता है अपोजिट, दिस इज नॉट ओपन, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड होता है. दिस Close. इज कॉल्ड एज चैलेजा. The part which lies exactly opposite to the micropyle is called as chalaza. Chalaza is the base of the ovule which is directly opposite to the micropyle. So basically this is the base of the ovule. ठीक है. सो Yes, ma'am. एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, उसका जो अपेक्स होता है ओव्यूल का वो डाउन साइड फेस करता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. The embryo sac, that is the female gametophyte, is oval multicellular structure embedded in the nucellus. So जब आगे जाके further development होता है ओव्यूल का, तो उस वक्त ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर एक एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता है. दिस एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट. इसका मतलब क्या है, जो एग सेल होगा वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट. एंड दिस स्ट्रक्चर इज ओवल इन नेचर. दिस इज ओव्यूलर स्ट्रक्चर व्हिच लाइज इनसाइड द न्यूसेलस. दैट मीन्स इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द टू इंटेगमेंट्स एज वेल एज द न्यूसेलस. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So this is the structure of ovule in the angiosperms. इसमें कोई डिफिकल्टी है? No, ma'am. ओके. जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट में पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म करते हैं ये प्रोसेस सीखी, उसी तरीके से अभी ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है यानी ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है ये हमको देखना है. ठीक है, इजी प्रोसेस है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सिंपल है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना. ओके. Okay. नाउ सी मेगास्पोरोजेनेसिस, उस जो मेल गैमेट फॉर्मेशन था उसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरजेनेसिस. दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस फॉर्मेशन, क्या फॉर्म हो रहा है, मेगास्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं. That is why this process, that is the formation of female gamete, is called as megasporogenesis. So जब आपको definition वगैरह पूछते हैं तो ये word की meaning पता होने चाहिए. Genesis, formation, megaspore मतलब female gamete. So the process in which the formation of female gamete takes place, it is called as megasporogenesis. ओके. एंड यहाँ पर जो हमने थोड़ी टाइम पहले सीखा, ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसे भी बोलते हैं. माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट फॉर्मेशन का जो भी प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरजेनेसिस. ओके, क्लियर है दोनों वर्ड्स? Now we'll see the process. It is the process of formation of haploid megaspores from a diploid megaspore mother cell. See, मैं हमेशा जो पहले वाला पार्ट है ना उससे कोरिलेट करूंगी, क्योंकि आपको आगे जाके जब भी लर्न करना है तो इजी जाएगा. मेल गैमेट्स जो फॉर्म करते हैं सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. फीमेल गैमेट जो फॉर्म करेंगे उन सेल्स को हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स. समझ में आ रहा है? ठीक है. यहाँ पर था ना माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन वाला सेल. दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच आर गोइंग टू फॉर्म द मेल गैमेट्स. यहाँ पर जो सेल्स होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में विच आर गोइंग टू फॉर्म द फीमेल गैमेट्स, उनको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स, MMC. So the megaspore mother cells, every cell is a diploid cell. Only gametes जो होते हैं वही haploid होते हैं. So the megaspore mother cells are also diploid in nature. So the megaspore mother cells, they become distinguished in the nucellus more or less in the center but towards the micropylar end of the ovule. जब
फीमेल गैमेट फॉर्म होता है, एट दैट टाइम ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है, एंड इट लाइज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर नहीं जाएगा वो, हम्म, जितना ज्यादा माइक्रोपाइल के पास आएगा उतना ज्यादा अच्छा होता है आगे जाके फर्टिलाइजेशन के लिए, हाँ, क्योंकि पोलन ट्यूब जो होती है वो यहाँ से एंटर अंदर करती है एम्ब्रियो सैक में, बिकॉज यहाँ का जो पार्ट होता है ये ओपन होता है, ठीक है ना, yes, दैट इज वाई ये जो भी मेगास्पोर मदर सेल होती है इट लाइज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल, समझ में आ रहा है, yes मैम, ठीक है। नव फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है, प्रॉपर प्रोसेस देखेंगे। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, तो हमको ये तो बात पता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त मियोसिस का प्रोसेस होता है, राइट। सो यहाँ पर भी मेगास्पोर मदर सेल्स जो है दे विल अंडरगो, वो जो सिंगल सेल होती है इट विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस के बाद हमको कितने डॉटर सेल्स मिलेंगे, 4 मिलते फोर, हैं, फोर, राइट। सो ये yes, जो 4 सेल्स होते हैं ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड दे लाई इन अ लीनियर टेट्राड, यानी इस तरीके से, सी यहाँ पर okay, मियोसिस हो चुका है, दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड सेल है, ये सेल मियोसिस में जाती है एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर फॉर्म, ये लीनियरली एक मतलब जैसे रो में हम line, स्टैंड करते हैं ना, लाइन में होते yes, हैं उस तरीके से एक लाइन में रहते हैं। नाउ क्या होता है इनमें से जो 3 होते हैं वो डी जनरेट हो जाते हैं एंड ओनली एक मेगास्पोर जो होगा वो कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेल, समझ में आ रहा है, yes, मतलब ये जो 3 है, इसमें से एक ही 4, शायद, हाँ ओनली एक ही हाँ, सस्टेन करेगा, बाकी के जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। yes मैम, एंड ये जो सिंगल रह जाता है वो आगे जाके नरिशमेंट के बाद एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगा, दिस मेगास्पोर जो होगा इट विल शो, जैसे हमने मेल गैमेट फॉर्मेशन में देखा था कि 2 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, अभी ये जो हम्म, मेगास्पोर है ये भी हमको 2 माइटोटिक डिविजन्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, yes मैम, ओके। So a linear tetrad is formed. The upper 3 megaspores abort and the lowest one towards the center of the nucleus nucellus remains functional. So only एक sustain करता है वही functional रहता है, बाकी के 3 जो होते हैं वो degenerate हो जाते हैं. It acts as the first cell of the female gametophyte. जैसे पोलन ग्रेन होता है it acts as the first cell of male gametophyte. Similarly, this one megaspore which sustains it acts as the first cell of the female gametophyte. Now, generally, one megaspore towards the center is functional. It is in fact the first cell. वही सेम रिपीट किया है. नाउ दिस मेगास्पोर इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव, सॉरी मैंने 2 बोला था आपको, 3 सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं, हमको एट द एंड जो है वो 8 न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है। सो मेल गैमेट फॉर्म होता है तब 2 माइटोसिस के डिविजन्स होते हैं, जब फीमेल गैमेट फॉर्म होता है तब 3 माइटोसिस के डिविजन्स होते हैं, दोनों का डिफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। फीमेल yes, गैमेट में 3 बार माइटोसिस का डिवीजन होगा, इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स, दस टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अभी ये 8 कैसे होते हैं ये बताती हूँ आपको, सी यहाँ पर जो है दिस इज द, ये मेगास्पोर है जो सस्टेन कर जाता है, दिस मेगास्पोर विल गो अंडरगो द फर्स्ट माइटोसिस, माइटोसिस के बाद हमको 2 सेल्स मिलेंगे, yes, करेक्ट है, ठीक है। yes, नाउ सी यहाँ पर सेल फॉर्म नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है ना, मतलब यहाँ डिवाइड, पर सेल जो है वो सेल अलग अलग नहीं दिखाई देते, एक के अंदर एक ही होता है, यानी ये जो मेगास्पोर है उसके अंदर ही सब कुछ चलेगा, ये बाहर हाँ, मतलब हाँ, बंच जैसे हमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस 2
सेल्स यहाँ पर हमको मिलते हैं। अगेन ये जो दो सेल्स होते हैं वो दूसरा माइटोसिस करते हैं, दो के बाद हमको कितना मिलेगा, चार फोर। मिलेगा, राइट। यस। अगेन थर्ड माइटोसिस में ये चार जो है ये चारों के चारों सेल्स डिवाइड होते हैं और हमको 8 सेल्स मिलते हैं। अभी यहाँ पर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखाया है, ये अरेंजमेंट को अभी ध्यान मत दो, लेकिन ऊपर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इस तरीके से हमको 8 सेल्स मिले हैं, ये क्लियर है। सो आफ्टर मतलब क्या हुआ, जो सस्टेन करता है मेगास्पोर, दैट मेगास्पोर विल undergo 3 mitotic divisions, and at the end of the third mitotic division we will get a structure which contains 8 cells और 8 न्यूक्लियस है यहाँ पर, क्लियर है, 8 यस। सेल्स विथ 8 न्यूक्लियस। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यस मैम। ठीक है। So it undergoes 3 successive free nuclear mitotic division, यानी पूरा सेल फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओनली जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो रहा है। यानी यहाँ पर जो हम सेल डिवीजन में हमने दो फेजेस देखे थे, एक था न्यूक्लियर डिवीजन एंड एट द एंड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हैपेंस, एंड देन हमको दो अलग अलग सेल मिलते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। दैट इज वाई ये सारा का सारा एक ही मेगास्पोर में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अलग अलग सेल नहीं दिखाई दे रहे। सो दैट इज वाई 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स के बाद हमको 8 न्यूक्लियाई वहां पर मिलेंगे। Thus total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at each pole. So basically क्या होता है, जब 4 सेल्स या न्यूक्लियाई डिवाइड होने के बाद हमको 8 न्यूक्लियाई मिलेंगे। नाउ इस एंड पर 4 होंगे एंड इस एंड पर 4 होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ का एक एंड इस साइड का एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। सो यहाँ पर दो न्यूक्लियाई लाई करते हैं एंड दोनों एंड्स पर 3 न्यूक्लियाई लाई करते हैं, क्लियर है यहाँ इतना, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। तो जो ये सेंटर में दो न्यूक्लियाई होते हैं इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस। These are the polar nuclei which lie at the center। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पर जो 3 होते हैं उसको हम बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है। ओके मैम। नाउ ये जो एग एपरेटस है उसमें ये जो दो साइड में दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला सेल, सॉरी न्यूक्लियस एंड ये वाला न्यूक्लियस, ये जो दो है इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। दीज आर द सिनर्जिड्स। इनको छोटे छोटे फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ये जो सेंटर वाला है ना उसको नहीं होता है, ओनली इन दोनों को होता है, क्लियर है मैं जो भी बोल रही हूँ वो। यस मैम। मैम फ्लैजेला में, फ्लैजेला यानी जो मोटिलिटी के लिए एक छोटा सा जैसे विप टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। सीलिया फ्लैजेला हमने स्टडी किया था ना 11th में थोड़ा सा। हाँ। सो दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज देयर, जिसके वजह से ये जो सेल्स होते हैं इनको मोटिलिटी मिलती है, डायरेक्शन मिलता है कि कहाँ पर स्विंग करना है, उसके लिए ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दीज आर द सिनर्जिड्स। जो साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनर्जिड, एंड जो प्रॉपर फीमेल एग फॉर्म करती है सेल वो होता है ये मिडल सेंटर वाला, जिसको हम फीमेल गैमेट बोलेंगे। दिस इज द पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। एंड अभी ये जो अपर पार्ट है यानी चलेजा का यहाँ पर जो पार्ट होता है, दीज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो सेंटर में दो होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। यहाँ पर जो 3 होते हैं उस 3 को एक करके हम एग एपरेटस, क्योंकि सेंटर वाला जो है वो एग है, फीमेल एग, एंड इसको हेल्प करने वाले यहाँ पर दो सिनर्जिड्स होते हैं, क्लियर है ये स्ट्रक्चर। एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ओके। ओके, मतलब ये सारे डिवीजन कंप्लीट होने के बाद, ये सब ऐसे होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यस मैम।
Thus, the total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at each pole. One nucleus from each pole migrates towards the center, and then they are called as polar nuclei because there are two nuclei. That is why polar nuclei. क्योंकि दोनों poles से वो shift करके center में आते हैं. That is why polar nuclei. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Then the 3 nuclei towards the micropylar end, they constitute the egg apparatus. It consists of a large central haploid egg cell and the 2 supporting haploid synergid cells. तो synergids जो होते हैं वो egg cell को help करते हैं आगे की process के लिए. These synergids show hair-like projections which are called as filiform apparatus. सो जो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सिनर्जीज को, उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस. दिस फिलीफॉर्म एपरेटस और दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दे गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग. यानी जब पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब जब यहाँ से अंदर आएगा तो ये जो सिनर्जीज होते हैं ना दोनों, उनके जो प्रोजेक्शंस होते हैं दे विल गाइड द पोलन ट्यूब टू एंटर टुवर्ड्स द एग सेल. इस तरीके से अंदर आने को वो गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं. 1 to 2 न्यूक्लियर ना. राइट. सो यहाँ तक क्लियर है जो जो हमने अभी देखा वो? यस मैम. The antipodal cells are the group of 3 cells present at the chalazal end. यहाँ पर जो है उनको हम बोलेंगे antipodal cells. The 2 haploid polar nuclei of the large central cell fuse to form a diploid secondary nucleus or definitive nucleus. अभी यहाँ पर जो polar nuclei है वो separate है एक दूसरे से, right? After some time क्या होता है, ये जो polar nuclei है ये fuse हो जाते हैं. फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्वियसली ये हैप्लॉइड है एंड दिस वन इज आल्सो हैप्लॉइड. जब ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेगा, राइट? सो देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस. मतलब बाद में क्या हो जाएगा? तीन तीन और ये एक स्ट्रक्चर, यानी 3 cells एंड दिस इज ओनली 1 cell, 1 न्यूक्लियस, सॉरी. सो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाए और 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा. क्लियर है? yes. समझ में आ रहा है पक्का? यस मैम. सो आफ्टर फ्यूजन ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई वी गेट अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस. नाउ ये जो फ्यूजन होता है ये जस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले होता है, तब तक इसी तरीके का स्ट्रक्चर रहता है. फर्टिलाइजेशन यानी क्या है? मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हो जाएगा. At that time only ये भी फ्यूज हो जाता है. Okay, this 7 celled and 8 nucleated structure is called as embryo sac. So embryo sac मतलब क्या है? 7 cell structure and 8 nuclei 8 है but the cells are 7. समझ में आ रहा है? 3 एंड ये फ्यूज होने के बाद एक मिलेगा तो 7 सेल्स होंगे. बट ये जो होता है ये डिप्लॉइड होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो हैप्लॉइड होता है. इन दिस वे 8 nucleated but 7 cell structure. This is called as embryo sac. Okay. Now this method of embryo sac development from a single megaspore is described as monosporic development. यानी यहाँ पर जो egg cell है वो एक single जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे फॉर्म हुआ है, राइट ना? एक सिंगल जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे ये एम्ब्रियो सैक फॉर्म हुआ. ये सर्कल हमने ये साइकिल देखा, उसमें क्या देखा? एक सिंगल मदर सेल जो होती है इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस एम्ब्रियो सैक. सो ऐसा जो प्रोसेस होता है और इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक, क्योंकि सिंगल स्पोर है, यहाँ पर सिंगल मेगास्पोर है. दैट इज व्हाई मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से एक सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज मोनो यानी 1 मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. क्लियर है? नाम ऐसे क्यों दिया है वो? सिंगल. सो इन एंजियोस्पर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस, दैट इज विद इन द मेगास्पोर. सॉरी, तो ये जो भी एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है वो इनसाइड द मेगास्पोर हो रहा है. ये मेगास्पोर के अंदर हो रहा है सब कुछ, राइट? इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक. मेगास्पोर के एंडो अंदर,
हाँ एक्सो जी, यानी बाहर होता है, बाहर, एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, सो इनसाइड, एंडोस्पोरिक यानी इनसाइड द इनसाइड, मेगास्पोर। सो ये जो भी फॉर्मेशन है इट इज हैपनिंग इनसाइड द मेगास्पोर, दैट इज मेगा, व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक। सो जो जो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो फीमेल गैमेट फॉर्म होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, एंडोस्पोरिक होता है, वो इनसाइड द जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है उसके अंदर होता है। द फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस एंडोस्पोरिक, जैसे हमने अभी देखा एंडोस्पोरिक, जो भी एम्ब्रियो सैक है वो इनसाइड द मेगास्पोर फॉर्म होती है एंड इट इज कंसील्ड इनसाइड द ओव्यूल एनक्लोज इन द ओवरी। सो ये जो भी सारा प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होगा बेसिकली, ये जो ओव्यूल है उसके अंदर होगा, राइट। ओव्यूल यस, कहाँ पर होता है, इनसाइड द ओवरी। ओ, दैट इज व्हाट यहाँ पर वही मेंशन किया है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा वो फॉर्म होगा एंडोस्पोरिक, दैट इज इनसाइड द मेगास्पोर मदर सेल। इट इज कंसील्ड, किसके अंदर कंसील्ड है ये, ओव्यूल के अंदर है, राइट। एंड ओव्यूल इज कंसील्ड इनसाइड द ओवरी, ये ओव्यूल कहाँ ओवरी, पर होता है, ओवरी के अंदर। ओवरी, सो इन दिस वे मतलब ये प्रोसेस होती है एंजियोस्पर्म्स स्पेसिफिकली। यहाँ तक क्लियर है, यस मैम, ठीक है, पक्का कोई डिफिकल्टी नहीं है अभी के लिए। नो मैम, बाद में जाके रीड करने के बाद अगर कुछ आता है तो बताना, यस, हम आगे देखेंगे, फिर से एक्सप्लेन करूंगी जो भी डिफिकल्टी होगी। नाउ सी, अभी हमने जो एक सीक्वेंस चल रहा है उसमें क्या देखा, मेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है वो देखा, उसके बाद अभी फीमेल गैमेट यानी फीमेल एग सेल कैसे फॉर्म होता है वो देखा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, एक तो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए हमने क्या देखा है, बेसिकली मेल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वहां पर किसी की हेल्प लगने वाली है, सो दैट द मेल गैमेट्स आर कैरिड टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यस, एज द मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल दे नीड सम काइंड ऑफ हेल्प so that they can reach the female फीमेल, यस, gamete, right। यस, so ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं pollination। pollination is the process in which pollen grains are transferred to the stigma of the gynoecium, क्योंकि स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल गैमेटोफाइट का फीमेल, पार्ट है। पोलन ग्रेन किसका पार्ट है, मेल मेल, गैमेटोफाइट का पार्ट है। सो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड to the stigma of the male gametophyte or gynoecium। That हाँ, process is called, मतलब ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, that transfer process is called as pollination। पॉलिनी, hmm? ठीक है। So the pollen grains, as they are non-motile, angiosperms have evolved a strategy to use। अभी सी, ये pollination का प्रोसेस क्या होता है ये मैंने आपको बताया। नाउ pollination के लिए एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। नाउ एजेंट्स जो होंगे वो बायोटिक एंड अबायोटिक में डिवाइड होते हैं। अभी बायोटिक अबायोटिक एजेंट्स का मीनिंग क्या हुआ, नॉन लिविंग यानी एयर वाटर, ठीक है। एयर एंड वाटर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, सो दीज आर द अबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स यानी जो भी लिविंग थिंग्स होंगे, यानी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स होती है, बैट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स होते हैं। सो ये जो भी लिविंग बींग्स है विच हेल्प इन पॉलिनेशन, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर बायोटिक बायोटिक, एजेंट्स। सो pollination needs agents. Agents are divided into two categories, abiotic agents and biotic agents। abiotic, bio यानी लिविंग होता है, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो नॉन, नॉन लिविंग में विंड एंड वाटर आएगा, लिविंग में जो भी लिविंग बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह होता है वो बायोटिक एजेंट्स में आ जाए, ठीक है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यस मैम, So the pollen grains, as they are non-motile, they are transferred by the biotic agents as well as sometimes by the abiotic agents to their flowers, feeding the visitors or exploiting the mobility of for pollination। यानी जो भी birds, insects होते हैं वो feeding के लिए आते हैं, नेक्टर के लिए आते हैं वहां पर, राइट, फ्लावर के पास, यानी जो यस, भी कार्पेल होगा
गाइनीशियम होगा, वहां पर अट्रैक्ट किए होते हैं बिकॉज ऑफ द नेक्टर. सो इन दिस वे ये पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं. Pollen grains are non-motile and they are usually carried from flower to flower by the means of external agents. So यही external agents है, biotic and abiotic agents. Pollination is, यहाँ पर आपको pollination का definition दिया है. Pollination is a transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower. Now ये जो flower है वो same flower भी हो सकता है या same flower of different flower of same plant भी हो सकता है या different flower of different plant डिफरेंट. but हाँ. species should be same. ध्यान में आ रहा है? स्पीशीज यस सर. सेम होती है, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो रोज का फ्लावर एंड रोज का फ्लावर इन्हीं में होगा. रोज एंड हिबिस्कस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. नहीं ये है. नेचुरली होता है. ये सारी चीजें, ये सारी, ये कैसे कैसे होगा ये आगे आपको है, ये भी स्टडी है अभी. लेकिन ये जो यहाँ पर कि एक तो सेम फ्लावर में होगा इफ द फ्लावर कंटेन्स बोथ द वर्ल्स. कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी ओनली मेल फ्लावर होगा. कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं वो ओनली फीमेल फ्लावर्स होते हैं. एंड कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों भी पार्ट्स जो होते हैं या दोनों वर्ल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो ये जो ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पोलन ग्रेन, ये सेम फ्लावर में हो सकता है इफ दैट फ्लावर कंटेन्स बोथ द वर्ल्स, और सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर हो सकता है और अदर प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशीज उसका फ्लावर हो सकता है. सो इन दिस वे यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आएगा, ये आगे जाके देखना है हमको. ठीक है. सो यहाँ पर बेस आता है पॉलिनेशन के जो टाइप्स है उसका. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. सो बेसिकली पॉलिनेशन अगर होगा नहीं तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन भी होगा नहीं. नहीं होगा. ठीक है ना. सो दैट इज वाई पॉलिनेशन is the prerequisite for fertilization because both male and female gametes are non-motile. दोनों gametes जो होते हैं वो non-motile होता है. That is why pollination should be there. अगर pollination नहीं होगा तो fertilization भी नहीं होगा. So that is the prerequisite for fertilization. Non-mortal means they cannot move, ना? What? सुनाई नहीं दिया ठीक से. Non-mortal means they cannot move, ना? हाँ, they cannot move without any help. यानी अभी देखो हमने क्या देखा कि जो भी एग होगा वो एम्ब्रियो सैक के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकता है. राइट. सिमिलरली जो पोलन ट्यूब है, यानी ये जो मेल गैमेट्स है दे लाई इनसाइड द पोलन ट्यूब, ये खुद मूव नहीं कर सकते. राइट. इनको किसी चीज से मतलब ये जो पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन जो भी इंसेक्ट्स होंगे उनके जो छोटे छोटा टाइनी लेग्स होते हैं या छोटे फिदर वगैरह होता है, यानी फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाइज होते हैं या हनी बीज होते हैं, उनके जो भी लेग होगा उसको या फिदर होगा, उस फिदर नहीं बोल, विंग्स होंगे, छोटे छोटे विंग्स होते हैं, उसको ये चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स जो होते हैं. एंड दैट सेम इंसेक्ट जब अगर स्टिग्मा पर किसी फ्लावर के नेक्टर के लिए जाके बैठता है तो ये पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं. जब ट्रांसफर हो जाएगा तब पोलन ट्यूब फॉर्म होके ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ये यहाँ से अंदर आ जाएंगे. इस तरीके से वो प्रोसेस होती है. ठीक है. सो बोथ आर नॉन मोटाइल एंड दैट इज व्हाई दे नीड हेल्प ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. यहाँ तक क्लियर है? एंड ये दोनों का साइट जो होता है वो अलग अलग होता है. मेल गैमेट्स जो है वो एंड्रोशियम में फॉर्म होंगे, फीमेल गैमेट जो होगा वो गाइनीशियम में फॉर्म होगा. प्लेस अलग अलग है तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक प्लेस पर आना पड़ता है फ्यूजन के लिए. तो दैट इज व्हाई यहाँ पर पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? अभी ये जो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन है इतना, ये जो छोटा सा पार्ट है जैसे अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया मैंने वो थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम पॉलिनेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है वगैरह वगैरह वो देखेंगे. ठीक है, कल के लेक्चर. Now, self-pollination is a type of pollination which occurs in a single flower or two flowers on a single plant. See, basically pollination के दो टाइप आते हैं, मेन टाइप्स. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा जो होता है वो
क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है. सो सेल्फ यानी, सेल्फ का मीनिंग तो पता है. हम्म, सेल्फ यानी जो भी खुद के ऊपर खुद. हाँ, डिपेंड। राइट. सो हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जो फ्लावर होता है दोनों वर्ड्स उस सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. और हम्म, द फ्लावर विल बी ऑफ द सेम प्लांट. मतलब मेल गैमेट वाला फ्लावर एंड फीमेल गैमेट वाला फ्लावर एक ही सिंगल प्लांट के होंगे. देन दैट हम्म, पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. self समझ pollination। में आ रहा है? Yes, sir। फॉर एग्जाम्पल ए प्लांट है. ए प्लांट में ऑब्वियसली ना प्लांट को बहुत सारे फ्लावर्स एट अ टाइम आ सकते हैं. हाँ, इफ पॉलिनेशन जो है वो इसी फ्लावर में हो जाता है जिसमें दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं, देन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. यही का यही हो जाएगा. ठीक है. हम्म, दूसरा टाइप क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, ए वाला ही प्लांट है एंड उसका और एक दूसरा फ्लावर है. ठीक है. बट हम्म, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ओनली हो सकता है ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं कि दिस इज द फीमेल फ्लावर एंड दिस इज द मेल फ्लावर. सो यहाँ से यहाँ पर वो ट्रांसफर हो जाएगा, बट द फ्लावर इज ऑफ सेम प्लांट. देन ऑल्सो ओके। इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. Yes, समझ में आ रहा है? बट सेल्फ yes, पॉलिनेशन का फिर एक ड्रॉबैक क्या होगा, जो भी गैमेट फॉर्म हो जाएंगे या जो भी आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा जेनेटिकली सिमिलर होगा ए से, उसमें वेरिएशन कुछ नहीं आएगा. हम्म, बराबर है ना? सो yes, बेसिकली नेचर का भी एक रूल होता है, उसको वेरिएशंस लगते हैं. राइट. yes, करेक्ट है. सो वेरिएशन के लिए, ये होने के लिए क्या होता है, अगर इफ दीज फ्लावर्स दे कंटेन बोथ द वर्ड्स, दोनों में दोनों भी वर्ड्स है, मेल वर्ड भी है फीमेल वर्ड भी है, फिर भी यहाँ पर क्रॉस मतलब पॉलिनेशन जो है ना, उसमें क्या होता है, उनकी जो डेवलपमेंट है यानी मैच्योरिटी का एज होता है वो डिफरेंट होता है. यानी मेल गैमेटोफाइट यानी एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड. ऐसे भी होता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, नेचर का ही रूल होता है कि उसको वेरिएशंस चाहिए होते हैं. सो अगर वेरिएशंस चाहिए तो सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा सा अवॉइड होना चाहिए. ये अवॉइड करने के लिए क्या होता है, ये दोनों के दोनों का जो एज है, मैच्योरिटी एज है ना, वो हम्म, मैच्योरिटी एज अलग अलग होता है. यानी मेल गैमेट या फीमेल गैमेट कोई भी एक पहले मैच्योर होगा, जो पहले मैच्योर होगा वही आगे जाके गैमेट फॉर्म करेगा पहले. यहाँ पर अगर गैमेट फॉर्म होते हैं तो फिर पॉलिनेशन बी प्लांट पर होगा, लेकिन बी प्लांट सेम स्पीशीज का होता है. इसके हाँ, वजह से फिर वेरिएशंस आते हैं. समझ में आ रहा है? yes, sir। जेनेटिकल वेरिएशंस प्रोवाइड होते हैं उस वजह से. सो सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया आपको? Yes, sir। Now, in contrast, cross pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower of different plant but of same species. Same यानी species। दो रोज के अगर हमने प्लांट लिए, बट रोज के ही चाहिए, ठीक है ना, हम्म, अलग अलग नहीं होगा, स्पीशीज सेम चाहिए, देन हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन के ये दो बेसिक टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. यहाँ तक क्लियर है? yes, sir। ठीक है. आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं. टाइम मिलता है तो रीड करो, कोई डिफिकल्टी होगी तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में. एंड उसके बाद जो पॉलिनेशन के और माइन्यूट माइन्यूट टाइप्स है वो आगे हमको देखने. ठीक है. Okay, चलो, बाय बाय. bye, ma'am।